चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जे एग्जाम को लेके। धरना की बात हो रही है, जे एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है, इसलिए बच्चे प्लान करते हैं धरने का। तो क्या अभी इस समय धरना करना सही है, कब धरना करना सही होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा एजीटीए 3446 का जो डीबी को लेकर सचिव जी ने क्या कहा, बच्चे जब पहुंचे थे आयोग तो सचिव जी ने उन्हें क्या रिस्पॉन्स दिया डीबी को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई एग्जाम को लेके। ठीक है, देखिए इस एग्जाम को लेके काफी बवाला ऑलरेडी हो चुका है। पहले तो ये एग्जाम की आपका नोटिफिकेशन आता है और बीटेक वाले चले जाते हैं कोर्ट में, फिर केस होता है, केस की वजह से ये भर्ती अटक जाती है। इसके साथ वाली जितनी भर्तियां हैं लगभग उन सभी के एग्जाम कंडक्ट हो गए हैं और ये भर्ती कोर्ट में फंसे होने की वजह से इसका एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे पहुंचते हैं आयोग, जब केस सब कुछ निपट जाता है तो आयोग आपसे 90 दिन का समय मांगता है, 90 दिन का पीरियड की इस बीच कोर्ट में अगर बीटेक वाले केस कर देंगे तो फिर से इशू हो जाएगा, इसलिए 90 दिन का अपना टाइम पीरियड वो मांगता है। ठीक है, अब ये बात हो रही है कि इस एग्जाम को कराने के लिए धरना या ट्विटर ट्रेंड सब चलाना जरूरी है। लेकिन देखिए हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि सही समय पे सही चीज करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अभी आयोग अगर आप जाते भी हैं, देखिए अगर आप आयोग इस समय जाएंगे भी तो आयोग आपसे कहेगा कि 90 दिन का समय हमने आपसे मांगा था, 90 दिन वेट कर लीजिए। यही सिंपल सा जवाब आपको अभी भी मिलेगा जब भी आप आयोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप आयोग अगर जाना भी चाहते हैं तो 10 मार्च के बाद जाइए। ठीक है, 10 मार्च जो आपकी डेडलाइन है 90 दिन की, वो 10 मार्च को खत्म हो जाएगी। तो 10 मार्च के बाद अगर आप जाएंगे तो फिर ये आयोग के पास ना आंसर नहीं रहेगा कि 90 दिन का हमने आपसे समय मांगा, आप इधर ही आ गए। ठीक है, तब उन्हें कुछ नया बताना पड़ेगा। ठीक है, हम उनसे यही 10 मार्च के बाद जाकर ये डिमांड कर सकते हैं ना कि आने वाले 30 दिन के अंदर आप अपनी मीटिंग बैठा के एग्जाम की डेट डिसाइड करवाइए। ठीक है, ये बात हम कब कर सकते हैं, जब हम 10 मार्च के बाद जाएंगे। हम इधर ही अभी जोश में चले जाएं, इधर ही अपना धरना शुरू कर दे तो आयोग सिंपल सा यही जवाब रिपीट कर देगा कि हमने आपसे पहले भी 90 दिन का समय मांगा है और अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस समय आयोग जाके धरना देने का कोई मतलब, कोई सेंस है नहीं। एक फैक्ट वाली बात है, एक सिंपल सादी बात है। ठीक है, हमको अब आयोग कब जाना है, 10 मार्च के बाद जाना है। 10 मार्च के बाद आप लोग एक डेट फिक्स कीजिए, उस डेट को पहुंचिए और अपनी पॉइंट रखिए कि अब तो वो 90 दिन का जो आपने मांगा था टाइम खत्म हो चुका है। अब आप बताइए कि हमारी एग्जाम डेट कब होगी, कब हमारे एग्जाम को प्राथमिकता दीजिए, हमारे एग्जाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराइए। क्योंकि केवल एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं है, यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि इसकी वजह से नई जो जेई सिविल की भर्ती है वो भी अटकी हुई है और इसके अलावा जेई की मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती इसी वजह से अटकी हुई है। ठीक है, एक बात मान के चलिए कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती तो फिर भी आने के चांसेस हैं, लेकिन जब तक पुरानी सिविल की भर्ती कंडक्ट नहीं होगी, नई 1200-1300 पदों की जो सिविल की भर्ती है वो नहीं आएगी। और ज्यादातर देखिए जेई की भर्ती एक ही साथ ही आती है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक ही साथ आएगी, तो इसी वजह से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती लटकी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एग्जाम केवल एग्जाम नहीं है, इससे आपका जो फ्यूचर वाला एग्जाम है वो भी डिले हो रहा है। लेकिन अभी ये सही समय नहीं है, अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और इतना इंतजार किया है तो 10 मार्च तक का और इंतजार कर लीजिए, ताकि आप जब आयोग जाए तो आयोग के पास ये एक रीजन ना रहे कि अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं और फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। सीधी सादी बात है, आप उतना दूर जाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो 10 मार्च तक थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप एक डेट फिक्स कीजिए और उस डेट पे पहुंच के आपको अगर धरना देना है, ट्विटर ट्रेंड करना है, सब करके इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। ठीक है, तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग रिजल्ट को लेके है। तो देखिए ऑलरेडी आपने इसका एक नोटिस देखा होगा, अभी 2 दिन पहले जूनियर असिस्टेंट की एक नोटिस जारी की गई है। पहले भी इसके पोस्ट घटाए गए थे, अब फिर से 4 या 5 पोस्ट और घटा दिए गए। समझ में ये नहीं आ रहा है कि टाइपिंग कंडक्ट करा लिया गया है, उसके बाद टाइपिंग रिजल्ट तक आते आते ये पोस्ट इतनी घट गई और कहीं फाइनल रिजल्ट
मारने तक अभी और कितनी ये घटाएंगे ये समझ के परे है, ठीक है। खैर इसका जो टाइपिंग डेट है आपका रिजल्ट का, ये मान के चलिए या तो आपका होली के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फरवरी के लास्ट वीक मतलब लास्ट 2 दिन फरवरी का अगर नहीं आता है तो ये होली के बाद ही आपका आएगा, क्योंकि अभी कुछ मेडिकल, किसी भर्ती का मेडिकल चल रहा है शायद, या किसी भर्ती के मेडिकल को लेकर प्लानिंग जो भी चल रही है, आयोग फिलहाल भी उस पर बिजी है। तो मेरे हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो होली के बाद ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी एजीटीए की भर्ती है। एजीटीए 3446 की डीबी को लेकर काफी महाधरना हुआ था, बीपीओ के बच्चे भी वहां पहुंचे थे, ठीक है। वहां से आपको सीधी साधी बताया कि आजकल आप आयोग के सामने जाके धरना दे नहीं सकते हैं, आपको फिर गार्डन भेज दिया जाता है, इको गार्डन, आप वहां जाके धरना दीजिए। खैर काफी बच्चों का कहना है कि उन्होंने सचिव जी से मुलाकात की है और सचिव जी ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो डीबी है वो मार्च में कंडक्ट करा ली जाएगी। कब? मार्च में आपकी कंडक्ट होगी, यानी होली के बाद आपकी डीबी आपको देखने को मिल सकती है मार्च मंथ में। जून आपकी एजीटीए 3446 की, और इसी के बाद फिर अगला नंबर आएगा बीपीओ का, बीपीओ का नंबर आएगा, ठीक है। और अगर जूनियर असिस्टेंट 5512 की बात करें तो हो सकता है बीपीओ के बाद यानी अप्रैल मंथ में जूनियर असिस्टेंट 5512 की डीबी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। खैर देखिए पहली डीबी होगी जो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी वो एजीटीए की होगी। अब इन एजीटीए के बच्चों के लिए तरीके को बाकी यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ये फर्स्ट टाइम डीबी कंडक्ट कराए, तो देखिए उसमें किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, वो सब चीजें आपको पहली बार सबके लिए एकदम नया है। तो देखिए एकदम नया है, और सारे जो ये बीपीओ वाले भी हैं और जूनियर असिस्टेंट वाले भी हैं तो वो ये ध्यान देंगे जब एजीटीए की डीबी की नोटिस आएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल एजीटीए वालों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार आपको रखने हैं, क्योंकि अब अगर सचिव जी ने कहा कि मार्च माह में ले लेंगे तो यानी होली भर का आपके पास समय है, होली के बाद कभी भी आपकी डीबी कंडक्ट हो सकती है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में पहले तो उनकी जो नोटिस जारी होगी उसमें ऑलरेडी 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। इनकी जो नोटिस जारी होगी उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, 3 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, वो आपकी इस नोटिस के साथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रखने हैं वो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है। 10th की जो मार्कशीट है और इसके अलावा उसका सर्टिफिकेट है, ये 2 चीजें आपको रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें थोड़ी भी गलती नहीं आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका एज प्रूफ है, ठीक है। यही क्या है? आपका एज प्रूफ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका ऐसा एज प्रूफ यूज होता है। इसके बाद दूसरा होता है 12th की मार्कशीट, ठीक है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका होता है। इसके अलावा आपका फिर बैचलर डिग्री होती है, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपका मांगा होता है अकॉर्डिंग टू योर वैकेंसी। उसके हिसाब से बैचलर डिग्री और उसकी जो मार्कशीट होती है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर 12th का मांगा है तो केवल 12th का रहेगा, डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा रहेगा, बैचलर डिग्री मांगी है तो बैचलर डिग्री की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का इसमें मिसप्रिंट एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कास्ट का बेनिफिट लेना है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूछा जाता है कि कितने साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, तो जो ओबीसी और एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये अगर आपका 3-4 साल पुराना भी है तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। नया है तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 साल 4 साल पुराना भी है तब भी आपका वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का होता है ये कास्ट सर्टिफिकेट आपकी भर्ती वाले फाइनेंशियल ईयर का आना चाहिए, यानी एजीटीए की भर्ती जब आई थी उस पर्टिकुलर डेट की जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की थी उससे पहले का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और उससे 1 साल पहले का भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत रहता है कि अगर मान लीजिए हमारा
कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है तो क्या हम डीबी से बाहर हो जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप लोग डीबी से बाहर नहीं होते हैं, आप चले जाते हैं कहां पे? यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आपका कंपटीशन होता है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ईडब्ल्यूएस को ज्यादा सचेत रहना, ओबीसी एससी एसटी का पुराना भी चल जाएगा। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आप अपना तैयार रखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको नहीं बनवाना है? तो यूआर कैटेगरी में अगर बॉयज हैं तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। यानी वो व्यक्ति चाहे वो पुरुष है या महिला है, अगर वो किसी भी तरह का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं ले रहा है तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की उसे जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, इवन चाहे आपका आर्मी एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन हो, इसके अलावा आपका महिला रिजर्वेशन हो, कोई भी रिजर्वेशन आपको लेना है तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का होना ही चाहिए, ठीक है। और जिनको बिल्कुल भी नहीं जरूरत है किसी भी तरह के रिजर्वेशन की, तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सा क्वेश्चन होता है कि एनओसी का क्या है? तो ये एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये केवल वैलिड है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, केवल उन्हें ही एनओसी लगाना होगा। अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तो आपकी एनओसी नहीं मांगी जाएगी, आप बिना एनओसी के भी आप डीबी में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको एनओसी लगाना होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर पूछा जाता है कि जो महिलाएं होती है उनका कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का लगता है? जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरे तब आपकी शादी नहीं हुई थी, अब आपकी शादी हो गई है तो आप पति के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे या फादर के साइड का? तो देखिए, कोई भी महिला, उनका कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा उनके फादर साइड का लगेगा, चाहे शादी हुई है चाहे शादी नहीं हुई है, फादर साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अगर आप ओबीसी में हैं और आप एससी में शादी कर ली, या आप एससी में हैं ओबीसी में शादी कर ली, तो आपका जो ओबीसी की है तो ओबीसी का ही सर्टिफिकेट लगेगा, एससी की है एससी का सर्टिफिकेट लगेगा। पति के कास्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमेशा फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो क्वेश्चन बच्चों का काफी होता है, ये बता दे रहा हूं। एनओसी हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट की आईडी, जो गवर्नमेंट आईडी आपके पास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है वो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज के फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज का आपके पास फोटो जो है, जो भी आपने अगर अपडेट किया था जो एप्लीकेशन फॉर्म में, वो है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं है तो उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, मतलब आपका शक्ल मिलता होना चाहिए। ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने तैयार रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नॉर्मल है कि डीबी में जरूर अपलोड करने के लिए मांगी जाएगी, तो इसमें आपका ये चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों में थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो डीबी में देखिए क्या बताते हैं। इससे पहले जो डीबी कंडक्ट होती थी उसमें क्या होता था कि अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी तरह का एरर है तो इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लिया जाता था, ठीक है। एफिडेविट कचहरी में जाके बनता था। एफिडेविट कचहरी में जाके आप कह देंगे कि हम यूपी ट्रिपल एससी के डीबी में बैठने वाले हैं, तो प्रोफार्मा उनके पास पहले से रहता है, वो आपसे पूछते हैं किस किस चीज में एरर है, उस एरर को उस एफिडेविट में मेंशन कर दिया जाता था और उस एफिडेविट को भी डीबी में साथ लेके जाया जाता था। अब इसके ऑनलाइन वो क्या कहते हैं, अगर वो एफिडेविट कहेंगे तो फिर एफिडेविट आप कचहरी में जाके बनवा लीजिएगा, जो जो चीजें आपकी मिसप्रिंट है वो उसमें मेंशन कर लीजिएगा और उसे भी साथ में अपलोड कर लीजिएगा। इससे आपका डीबी में आपको रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।